दोस्तों, सरकार ने नई केंद्रीय पेंशन योजना को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में किन किन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलेंगे और पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या डिफरेंस है, किसको एनपीएस में रहने में फायदा है और किसको यूपीएस में रहने में फायदा है, जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, पेंशन को लेकर अभी तक ये थर्ड टाइम चेंजेस देखने को मिले हैं। फर्स्ट ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, सेकंड एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और थर्ड यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 को यानी अगले साल लागू होगी। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेंशन स्कीम ओपीएस को ईयर 2004 में ही रद्द कर दिया गया था और 2004 से अब तक यानी वर्तमान में एनपीएस चली आ रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस इम्प्लीमेंट में आएगी। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव जी ने की है। देखिए दोस्तों, जब ओपीएस हुआ करता था तो उसमें बेसिक पे का 50% मिलता था जो गवर्नमेंट देती थी, सरकार वहन करती थी। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2004 से पहले रिटायर हुए हैं उनको अब भी ओपीएस का बेनिफिट्स मिलता है, बट 2004 में एनपीएस आने से यह सभी सुविधाएं बंद हो गई थी। एनपीएस में कोई भी गारंटी नहीं थी कि 50% मिलेगा, बल्कि यह मार्केट के आधार पर मिलता है। लेकिन यूपीएस में बेसिक पे का कम से कम 50% दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। गौर करिएगा, मिनिमम 50% देने की बात की गई है जिसको फ्यूचर में बढ़ाया भी जा सकता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% फिक्स हुआ करता था। और इसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको कम से कम 20 साल अपनी नौकरी में सेवा देनी होती थी। और जैसे आप 16 साल या 18 साल अपनी नौकरी में सेवा देते थे तो आपकी न्यूनतम पेंशन की गारंटी होती थी। इसमें आपको 9,000 रुपए मिलता ही मिलता था, जबकि एनपीएस में कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है। और यूपीएस बताता है अगर आपको इस पेंशन योजना का पूरा लाभ लेना है तो आपको कम से कम अपनी नौकरी में 25 साल की सेवा देनी होगी। बट अगर आप 16 साल, 18 साल, 22 साल अपनी नौकरी में सेवा देते हो तो तब आपकी न्यूनतम पेंशन की गारंटी की बात यूपीएस में भी की गई है। इसमें कहा गया है कि कम से कम आपको 10,000 प्लस डीए मिलेगा। इससे जो है आपकी पेंशन लगभग 15,000 के आसपास पहुंच जाएगी। देखिए, 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉइज रिटायर हुए हैं वो सभी यूपीएस के दायरे में आ सकते हैं। इसमें एम्प्लॉइज को यूपीएस चूज करना बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपने 10 साल या 10 साल से ऊपर अपनी सर्विस दी है तो इसमें आपको मिनिमम 15,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा और टाइम के साथ यह बढ़ता भी जाएगा। और यदि आपने 25 साल से ज्यादा सेवा दी है तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो यूपीएस में भी कंट्रीब्यूटरी है और एनपीएस में भी कंट्रीब्यूटरी है, जबकि ओपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूटरी नहीं था। देखिए, कंट्रीब्यूटरी का मतलब यह है कि यदि आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, आप जॉब कर रहे हो, जो आपकी सैलरी आएगी उसमें से कुछ परसेंट आपका कट जाया करेगा और वह लास्ट में आपको पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा और इसके तहत एम्प्लॉयज भी कंट्रीब्यूशन करता है। ओपीएस में यह चीजें नहीं थी। ओपीएस में जो भी पेंशन मिलती थी वह सरकार वहन करती थी। सबसे बड़ा कारण यही था एनपीएस को लाने का, बिकॉज गवर्नमेंट पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। आप देखो, 60 साल से कोई एम्प्लॉयज पेंशन पाना शुरू कर देता था और बहुत एम्प्लॉयज तो बीआरएस लेकर रिटायर्ड हो जाते थे। अब ये एक्स एम्प्लॉयज 80 साल, 90 साल, 100 साल जी रहे थे तो 30 साल, 40 साल सरकार को इनका पेंशन का खर्चा वहन करना पड़ता था। इसलिए सरकार पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इसीलिए सरकार एनपीएस को लाई थी। एनपीएस में 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी और 10% एम्प्लॉइज की सैलरी से कंट्रीब्यूट किया जाता था और लास्ट में जोड़ करके सब मिलता था। अब यही चीज यूपीएस में भी की गई है। इसमें सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है। अब गवर्नमेंट 18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी और एम्प्लॉइज का 10% ही कंट्रीब्यूशन रहेगा हर महीने का और लास्ट में यही सब जुड़कर आपको पेंशन के रूप में मिल जाया करेगा। और यह लाभ आपको कैसे मिलेगा इसको आगे समझेंगे। यूपीएस में कहा गया है कि 10 साल अगर आप सेवा देते हो तब आपको प्रोपोर्शनेट तरीके से पेंशन का लाभ मिलेगा और इसका फॉर्मूला जल्दी ही रिलीज किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसने कितने साल तक जॉब की है, उसकी सैलरी क्या थी, उसकी इनकम क्या थी, उसके आधार पर उसको पेंशन देना डिसाइड किया जाएगा। जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था और ओपीएस में भी मिनिमम 10 साल की अपनी सेवा देनी रहती थी।
तब जाकर आपको पेंशन मिलने की कुछ सुविधाएं मिलती थी। देखो, जो एम्प्लॉयज 8 साल या 9 साल में रिटायरमेंट ले लेते थे या किसी कारणवश उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता था, तो उनके लिए एनपीएस ही बेनिफिशियल ऑप्शन है, क्योंकि उनको यूपीएस में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। देखिए, फैमिली पेंशन के बारे में यदि बात करें तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो अपने कार्यकाल के दौरान, अपनी जॉब के दौरान यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है। ओपीएस में जो फैमिली पेंशन मिलती थी उसमें मरने वाले व्यक्ति की आखिरी पेंशन का 60% उसकी फैमिली को दिया जाता था, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। एनपीएस में यह सभी चीजें हटा दी गई थी, इसलिए एनपीएस को लेकर एम्प्लॉइज की ओर से बार बार विरोध देखने को मिल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार डॉक्टर टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी को बनाया। इन्होंने यूपीएस स्कीम को बनाने के लिए कई सारे प्रोटेस्टर्स, संगठन, एम्प्लॉइज से बातें की, मीटिंग्स की, और इस कमेटी ने डिसाइड किया कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, और सभी पॉइंट्स को नजर रखते हुए इन्होंने यूपीएस को बनाया। देखिए दोस्तों, एनपीएस एक बहुत ही बेकार स्कीम थी। एनपीएस के बदले जो ओपीएस को लाने की मांग की जा रही थी, डिमांड्स की जा रही थी, इसलिए ओपीएस और एनपीएस को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने इन दोनों के बीच का रास्ता ढूंढा। इन्हीं चीजों में सुधार करते हुए यूपीएस में फैमिली मेंबर को आखिरी पेंशन का 60% दिया जाएगा। अगर एक मुश्त रकम की बात की जाए तो जो कर्मचारी रिटायर्ड होता है उसके बुढ़ापे में आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक मुश्त रकम का प्रावधान जॉब में है। इसके लिए ओपीएस में एम्प्लॉइज का 100% कंट्रीब्यूशन मिलता था, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, इसमें रिस्क है, इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यूपीएस में एक मुश्त रकम को लेकर हर 6 मंथ की सैलरी का 1/10वां हिस्सा यानी 10वां भाग ऐड होगा, जुड़ेगा, और आप इसे इकट्ठा करके एक मुश्त ले सकते हो। महंगाई भत्ता यानी डीएनएस रिलीफ की बात करें तो इसे एनपीएस में हटा दिया गया था और ओपीएस में यह था, और अब फिर से इसे यूपीएस में लाया गया है। अब बात करते हैं बीआरएस की, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो देखो, कोई कर्मचारी 60 वर्ष की सेवा पर रिटायर होता है, बट कोई कर्मचारी पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है तो वह कर्मचारी बीआरएस के अंतर्गत रिटायरमेंट लेता है। अगर कोई व्यक्ति ओपीएस के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में है और वह 20 साल की सेवा करके बीआरएस के तहत रिटायरमेंट लेता था, तो उसे उसी टाइम का बेसिक पे का 50% प्लस डीए रिटायरमेंट होते ही मिलना शुरू हो जाता था, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। और अब यूपीएस में इसे दोबारा लाया जा रहा है, बट रिफॉर्म करके। यूपीएस में आपको मिनिमम 25 साल नौकरी करनी होगी, लेकिन जो पेंशन मिलनी शुरू होगी वह 60 साल की एज होने के बाद से ही आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी। यानी ओपीएस में 20 साल नौकरी करो, जॉब करो और फिर रिटायरमेंट लेकर पेंशन पाना शुरू कर दो। बट यूपीएस में आप पहले 25 साल की नौकरी को पूरा करो और 60 साल की एज होने का इंतजार करो। अगर आप 60 साल तक जीवित रहते हो तो 60 साल की एज में पेंशन पाना शुरू कर दो। अगर तीनों पेंशन का निष्कर्ष निकाले तो आपको ओपीएस में भर भर कर सुविधाएं मिलती थी, और एनपीएस आने से सभी सुविधाएं बंद हो गई थी, और अब यूपीएस आने से सुविधाएं तो आपको अब भी भर भर कर मिलेंगी, बट बहुत सी रिस्ट्रिक्शन के बाद। यूपीएस आने से 23 लाख एम्प्लॉइज को फायदा मिलेगा। ये वो 23 लाख एम्प्लॉइज हैं जो 2004 के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं या आगे रिटायर्ड होंगे। देखिए दोस्तों, आसान शब्दों में समझाऊं तो कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल काम किया है, नौकरी की है, तो उसे पूरी सुविधाएं मिलेगी, और किसी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, जॉब की है, उसे प्रोपोर्शनेट तरीके से रेशो के आधार पर सुविधाएं मिलेंगी। फैमिली पेंशन मिलेगी अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो। इसमें बैंक कर्मचारी, अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, इन सभी को अभी इसमें नहीं लाया गया है। इनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, और चाहे तो राज्य सरकार भी यूपीएस को अपने राज्य में लागू कर सकती है, लेकिन यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।